तो जो मोहम्मद दीपक ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, तो वो देखिए ये तो उसकी मेंटलिटी है कि उसे मोहम्मद दीपक नहीं कहना चाहिए था अपना नाम। अच्छा। उसे कहता मैं दीपक हूँ। मोहम्मद दीपक का कोई मतलब नहीं होता। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम अपने नाम के सामने मोहम्मद क्यों लगावेंगे? मुस्लिम कम्युनिटी आजाद, ये तो उस समय जब देश आजाद हुआ था, या तो उस समय मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाता। अच्छा। लेकिन आज अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति पिछले 25 साल से वहां रह रहा है, हाँ, आप इस बात को अन्यथा ना ले, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति अब से 25 साल पहले, यानी अब से 2 साल पहले, वो बजरंग दल के लोग कहाँ थे? तो ये संभव नहीं है। ये सनातन है। सनातन को कोई समाप्त नहीं कर पाया। सनातन वो जो सदा सदा से चलाया, सदा सदा रहेगा, वही सनातन है। सनातन कभी समाप्त नहीं होगा, किसी मुस्लिम कम्युनिटी पर समाप्त नहीं होगा, किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी पर समाप्त नहीं होगा। अच्छा। और हाँ, तो चूंकि उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम का भी, चूंकि जब आतंकवाद की बात आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ मुस्लिम पृष्ठभूमि को भी सामने लाना पड़ता है। जो आज देश आज़ाद हो गया है भाई, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए पाकिस्तान अलग से दे दिया गया था, लेकिन फिर भी हमारे कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ रखा, वो यहाँ रह रहे हैं। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है भाई, आप लोग प्रेम के साथ यहाँ रहो, हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति तो है नहीं। ये एक साजिश है सनातन धर्म को कमजोर करने की। अच्छा। और सनातन धर्म इससे कमजोर हो रहा है। अच्छा। अगर सनातन धर्म कमजोर होगा तो हम कमजोर होंगे, पूरा धर्म कमजोर होगा, हर व्यक्ति कमजोर होगा। पर हिंदू राष्ट्र, हिंदू की बात करते हैं तो कहाँ है हिंदू? और दूसरे देशों में इंडोनेशिया पूरा हिंदुओं का था, कंबोडिया पूरा हिंदुओं का था, कहाँ है आज? हिंदू समाज कहाँ रह गया? हिंदू समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। ये किसी तरह से इन्हें बांटा जाए, जातियों में बांटा जाए, अलग अलग इन्हें किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि अखबारों में भी ये चित्र वगैरह नहीं छपने चाहिए। राम जी के, भगवान के जितने चित्र हैं ये अखबार में नहीं छपने चाहिए, ये कहीं नहीं छपने चाहिए, किसी चीज पर नहीं छपने चाहिए। बजरंग दल के लोग कहाँ थे? वो 25 साल से दुकान है, 15 साल से दुकान होगी, 10 साल से होगी ना वो दुकान। बाबा लिख रखा उसने। और बाबा तो किसी लिए, बाबा फरीद का भी तो नाम है, फरीद ने बाबा लिखा अपने नाम के आगे। ये तो एक इन बजरंग दल में केवल ब्राह्मण ही ज्ञान का काम नहीं करते थे। उस समय ब्राह्मण ऐसे भी हुए जो शरीर से तंदुरुस्त होता था। वो मतलब जाति तो ब्राह्मण है, लेकिन शरीर में तंदुरुस्त है, तो लड़ने के लिए जाता था तलवार हाथ में लेकर के, वो ब्राह्मण भी जाता था। घूसखोर पंडित रखा, जबकि उसमें जो कलाकार है वो भी पंडित ही है, और जो उसके निर्देशक है, डायरेक्टर है, वो भी पंडित ही है। उस पर काफी बवाल भी हो रहा। मैं आपको बताऊं, तो ये घूसखोर पंडित नहीं, मतलब एक बिरादरी को टारगेट करके जो लिया, इस पे क्या आपका क्या? देखिए कोई व्यक्ति विद्वान, कोई पंडित नहीं विद्वान होता। अच्छा। मैं आपको बताऊं, एक ब्राह्मण के घर आप पैदा हुए, लेकिन आप जो है नशा करते हैं, रहते हैं इसी तरह से भगवानपुर की भूमि से ही 1857 की बात नहीं, 1822 की बात आप कीजिए। राजा विजय सिंह ने कुंजा बहादुर, जी बिल्कुल, मैंने उसे पूरा संकलित किया। अच्छा। और उसे भी मैंने उस किताब में लिखने का काम किया। मैंने ये बताने का काम किया कि आज़ादी की लड़ाई 1822 से शुरू हुई। नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान हैं जिनका परिचय कराना आप लोगों से बहुत ज़रूरी है। संजय सैनी जी, जो एक साहित्यकार है, एडवोकेट भी रहे और अभी वर्तमान में एक स्कूल भी चलाते हैं। कई सारी प्रतिभाओं के धनी हैं संजय सैनी जी, और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। उस विषय पर भी बात करेंगे, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के इन्होंने कार्य किए हैं, उन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। संजय जी जो है वो भागवत कथा भी करते हैं, तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है संजय जी। और संजय जी के बारे में आज हम जानेंगे, और इनसे बहुत सारे विषयों पर, सामाजिक विषयों पर और राजनीतिक विषयों पर थोड़ी सी हमारी चर्चा रहेगी। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। आपने वकालत भी की है, एडवोकेट भी आप रहे, और आप कथावाचक भी हो, और आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जी। तो थोड़ा मैं पहले साहित्य की बात हम करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे 10 से अधिक किताबें यहाँ पे लिखी है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ कि कितनी किताबें आपने लिखी और क्या क्या विषय आपके किताब लिखने का रहा था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब चौहान जी। और देखिए, जैसा आपने अभी साहित्यिक बात की है जी, चूँकि ये चीज़ें जो, अगर मैं किताब की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरी किताब 2004 में छपी थी। अच्छा। पहली किताब मेरी आई थी गद्य में। अच्छा। और मैंने, नहीं, पद्य में आई थी वो पहली किताब, और वो मैंने शहीद उधम सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। जी जी। सरदार शहीद उधम सिंह जी, जिन्होंने जनरल ओडवायर को इंग्लैंड में जाकर के गोली मारी थी। तो मैंने उनके जीवन को लेकर के, वो उनका पूरा जीवन परिचय जो है वो काव्य में लिखा था, मतलब अच्छा कविताओं के रूप में उसे, जो उधम सिंह की जो के ऊपर उनकी जीवनी लिखाई, हाँ, वो काव्य में लिखी। जी, वो 2004 में किताब मेरी आई थी, और उसका नाम है एक महान राष्ट्रभक्त।
शहीद सरदार अच्छा, उधम सिंह काम्बोज। बहुत बढ़िया। तो वो तो काफी प्रचलित रही। जी जी, वो किताब मेरी इंग्लैंड भी गई, अमेरिका भी गई, बहुत दूर दूर तक रही है वो किताब। और मैं आपको बताऊं, उस पुस्तक में उस समय तत्कालीन हमारे गवर्नर होते थे सुदर्शन अग्रवाल जी, उनका भी मैसेज मुझे मिला था, वो भी उस किताब में लगा है। हमारे उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी, उनका भी मैसेज उस किताब में लगा है। और उस किताब का जो विमोचन है वो ही मतलब जो है आदरणीय है हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था, नारायण दत्त तिवारी जी ने उस किताब का विमोचन किया था, मेरी किताब का। अच्छा जी। और मैं आपको बताऊं, लिखने की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं भजन वगैरह लिखने का मेरा शौक रहता था बचपन से ही। अच्छा, मैं छोटा था तब से ही कुछ छोटी छोटी कविताएं वगैरह मैं लिख लेता था। जी जी जी। तो फिर मेरे एक मित्र हैं देहरादून के सुभाष दीवान जी, उनसे थोड़ी सी प्रेरणा मिली, उनकी एक किताब छपी थी सरदार भगत सिंह को लेकर। अच्छा अच्छा। मन में जिज्ञासा हुई कि मेरी भी किताब होनी चाहिए। तो मैं कोई ऐसा विषय ढूंढ रहा था कि भाई जिस पे किताबें तो बहुत हैं, आप देखेंगे समाज में किताबें हैं बहुत, बिल्कुल। तो मैंने कोई ऐसा विषय, मैंने कहा यार ऐसा विषय हो कोई जो अलग से हो, तो शहीद सरदार उधम सिंह जी को मैंने इसके लिए चुना था और वो मेरी पहली किताब थी। उसके बाद मैंने एक पुस्तक और फिर गद में ही लिखी। अच्छा। वो गद का था, विषय था गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर के और आतंकवाद को लेकर के किताब राहे अमन करके मैंने किताब लिखी थी। अच्छा अच्छा। लेकिन वो विवादों में फंस गई मेरी किताब। अच्छा। और हाँ, तो चूंकि उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम का भी, चूंकि जब आतंकवाद की बात आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ मुस्लिम पृष्ठभूमि को भी सामने लाना पड़ता है, जो आजकल की अभी देख रहे हैं आप लोग। तो वो कुछ चीज़ें उसमें थी थोड़ा बहुत। तो मैं उसे स्वराज पीठ संस्था है एक दिल्ली की, अच्छा, उससे छपवाना चाहता था ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किताब जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने उस किताब के लिए मना कर दिया कि भाई आप लोग अगर इस किताब को ऐसे छपाओगे तो यहाँ थोड़ा मतलब कुछ विवाद हो सकता है। तो वो मेरी किताब छपी नहीं फिर किताब? नहीं, वो किताब छपी लेकिन वो किताब उस समय रुक गई। अच्छा। और उस समय मैं हताश हो गया पूरी तरह। अच्छा। और फिर मेरा इधर से पूरी तरह ध्यान हट गया अच्छा, लिखने की तरफ से। भजन वगैरह ये मैं लिखता था थोड़ा बहुत, ये चलता रहा हल्का फुल्का। 2018-19 आ गया, अब आप देखो इतना लंबा समय बीच में चला गया। अच्छा। उसके बाद मेरी मुलाकात हमारे गुरुजी हैं आदरणीय डॉक्टर घनश्याम गुप्ता जी, जो प्रधानाचार्य हैं। अच्छा। जो खानपुर इंटर कॉलेज के रहे, नेशनल इंटर कॉलेज के, वो रिटायर हो गए, उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। और अपने डॉक्टर गोपाल नारसन जी, जी जी, एडवोकेट साहब, चूंकि मैंने वकालत भी की है 2006 से लेकर 2005 से लेकर के और 2015 तक लगभग मैं सिविल कोर्ट में रुड़की में ही मैंने वकालत की, लगभग 9-10 साल। जी जी। और उस बीच में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 2000 से लेकर 2005 तक मैं अपने गाँव का प्रधान भी रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, पहला चुनाव मैंने बहुत कम उम्र में 1995 में लड़ लिया था, लेकिन वो चंद वोटों से हम हार गए थे। अच्छा। लेकिन फिर दोबारा से 2000 में हमने, मेरा गांव तेलपुरा पड़ता है। अच्छा। भगवानपुर ब्लॉक का गांव है। और वो अगर हम बिहारीगढ़ साइड से बात करें तो उधर से जो है उत्तराखंड का पहला गाँव मेरा पड़ता है। अच्छा अच्छा जी। तो मैं उस समय जो है फिर ये 2018-19 में मैंने गुरुजी से बात की कि गुरुजी मेरी एक किताब है ऐसे ऐसे करके। तो जब उन्होंने मेरी किताब के बारे में, मैंने अपनी किताब उन्हें भेंट की शहीद उधम सिंह की, तो उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। क्योंकि वो भी पत्रकार है और राइटर हैं, लिखते हैं वो बहुत अच्छा। उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, कहा भाई ठीक है तुम ये किताब छपाओ। मैंने कहा जी ऐसा है, कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कहने लगा नहीं तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो। और आप यकीन नहीं मानने के, उस समय फिर मैं बड़ी तेजी के साथ मैंने अपना सारा संकलन इकट्ठा किया। राहेमन तो चूंकि लिखी हुई थी, कंप्लीट थी मेरे पास, मोहन लड़ी। बिल्कुल। और हमारे एक मित्र थे कुरैशी जी सहारनपुर के, वो मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो उस किताब को मैंने उनसे, मतलब उनके थ्रू मैंने उसे पूरी तरह से जो है कन्विंस कराया था कि भाई इसमें कोई गलत चीज अगर है तो आप उसे बाहर निकाल दो ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो। अच्छा, मतलब एक मुस्लिम जो वो हमारे मित्र थे, उन्हें पढ़ाई आप? जी जी, वो स्वराज पीठ से जुड़े हुए थे, अभी भी कभी कभी उनसे मिलना होता रहता है मेरा। तो उन्होंने कोई गलती निकाली उसमें से जो कुछ एक दो बातें उन्होंने निकाल दी, फिर हमने उसे कंप्लीट कर लिया। छपवा दी। जी जी। तो कोई विवाद नहीं हुआ उसमें? कुछ नहीं। अब वो फिर उसके बाद में वो किताब लगी और किताब छपी और किताब बटी, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी जो कविताएं लिखी हुई थी मेरी, हाँ, फिर मैंने उन कविताओं को भी इकट्ठा किया, क्योंकि मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ा उस समय जो है। गुरुजी के और नारसन जी के, वो मैं तो उन्हें गुरु ही मानता हूँ, क्योंकि वो वैसे भी गुरु हैं हमारे, वैसे भी। बिल्कुल। उन्होंने एक रास्ता दिखाया और मुझे साहित्य की लाइन में लाने का उनका बड़ा श्रेय जाता है उन लोगों को। तो फिर एक पुस्तक मेरी उद्गार के नाम से मेरा काव्य संग्रह छपा, जिसमें मेरी 73 कविताएं। अच्छा। पहला काव्य संग्रह। अच्छा अच्छा जी। पहली किताब मेरी 2004 में शहीद उधम सिंह की छपी, फिर काव्य संग्रह छपा ये उद्गार का, और राहे अमन करके, ये दोनों पुस्तक एक साथ 2019 में छपी। बहुत बढ़िया। तो गुरु जी के आशीर्वाद से ये मेरी किताबें आई। और उस समय जो है बहुत सारे लोगों को मेरी किताब का विमोचन भी कल्पना सैनी जी ने किया DAV कॉलेज के प्रांगण में उस समय। अच्छा। हाँ जी। तो
ये इस तरह जो है धीरे धीरे चलता रहा। और फिर मैंने बहुत सारी कई सारी कविताएं की और दूसरी किताबें लिखने का काम किया। अभी एक किताब लिखी मैंने, हमारे प्रेरणा स्रोत ऐसे करके किताब लिखी। अभी एक किताब लिखी मैंने, क्रांति के गुमनाम योद्धा, अभी अभी पिछले दिनों आई 2023 में वो किताब मेरी। तो उस किताब में मैंने ऐसे लोगों को, ऐसे पात्रों के जीवन परिचय को एक संकलित किया जो, चूंकि देखिए आज़ादी की लड़ाई हुई 1857 से शुरू, लेकिन मैं आपको बताऊं आज़ादी की लड़ाई 1857 से नहीं 1822 से शुरू हो गई थी, मैं आपको बताऊं। और इसी जहां हम रहते हैं इसी तरह से भगवानपुर की भूमि से ही 1857 की बात नहीं 1822 की बात आप कीजिए, राजा विजय सिंह ने कुंजा बहादुर जी बिल्कुल, मैंने उसे पूरा संकलित किया। अच्छा। और उसे भी मैंने उस किताब में लिखने का काम किया। मैंने ये बताने का काम किया कि आज़ादी की लड़ाई 1822 से शुरू हुई 1857 में। तो आपको फिर सम्मानित वगैरह भी किया गया इस बात को लेकर के? भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। कुछ लोगों को पता नहीं है, वो किताब क्योंकि बहुत लोगों तक तो पहुंची है, बहुत तक नहीं पहुंची। मैंने उसका राजा विजय सिंह जी का थोड़ा इतिहास निकालने का प्रयास किया कुछ लोगों से मिल करके। जो पुराने लोग थे उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उससे लिखा, जहाँ तक भी मेरे से बन पाया उतना मैंने लिखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से लगभग अभी तक मेरी 10 से ज़्यादा किताबें पर्सनल मेरी अपनी छपी हैं। अच्छा। हाँ, और अभी मेरा लेटेस्ट 2023 में ही दूसरा काव्य संग्रह आया है सरोवर के नाम से, जिसमें मेरी लगभग 63 कविताएं हैं। अच्छा। जो मैंने विभिन्न, अभी कोरोना काल जो हमारा गया, उस कोरोना काल को लेकर के मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, क्योंकि उस समय तो घर में थे हम लोग, कहीं जा नहीं सकते थे, केवल लिखने का ही काम होता था। बिल्कुल। और उस समय एक अच्छा समय भी मैं उसे कह सकता हूँ अपने लिए। लोगों के लिए तो बुरा समय था, सबके लिए निकलना बंद था, लेकिन मेरे लिए वो एक समय इतना कारगर साबित हुआ कि उस समय मैंने लगभग 2 से 3 किताबें लिखी उस समय में बैठ कर। अच्छा। हाँ, वो मेरी किताबें छपी हैं, सभी किताबें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अभी ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, लगभग 15 से ज़्यादा किताबें ऐसी हैं जो मेरी साझा संग्रह है, मतलब जिसमें मेरी कविताएं, किसी में मेरी 4 कविताएं हैं, किसी में 2 कविताएं हैं, किसी में 3 कविताएं हैं। और इसके अतिरिक्त मैं एक बात और विशेष तौर से आपसे बताना चाहूँगा, एक पुस्तक हमारी कोटा राजस्थान से छपी है। अच्छा। संगम उसकी पुस्तक का नाम है। अच्छा। जी, संगम पब्लिकेशन है, उन्होंने वो किताब छापी और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किताब है। उस किताब को लगभग विश्व के 5 मतलब जो रिकॉर्ड है उनमें उसे दर्ज किया गया। अच्छा। और वो 1111 पेज की पुस्तक है। अच्छा। और उसमें लगभग 127 राइटर पूरे देश के हैं। अच्छा। बड़े बड़े राइटर उसमें हैं, उन सब की उसमें रचनाएं हैं। और खुशी की बात यह है कि मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, और मेरी कविताओं को भी उसमें जगह मिली। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि मुझे वहाँ स्थान मिला। और लगभग 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड उस पुस्तक के नाम आज हैं। अभी तक ऐसी कोई इससे मोटी कोई पुस्तक जो है, उससे बड़ा वो एक किस्म से ग्रंथ है कविताओं का, तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं छपी होगी, क्योंकि उसमें जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके जो है कई सारे बने हैं उस समय। तो ऐसी उस पुस्तक में भी मुझे जगह मिली। तो ये तो मेरा एक साहित्यिक सफ़र है। मैं काव्य और जो गद्य दोनों भाषाओं को लिखने का प्रयास करता हूँ। साधारण भाषा में मैं लिखता हूँ, मेरी कविताएं साधारण भाषा में होती हैं। कोई ऐसी नहीं है कि भाई अलग से जो है मतलब उनका विषय है या भाषा है। तो ये साधारण भाषा में मतलब मेरे पुस्तकें हैं और सादी भाषा उनकी है। तो ये मेरा साहित्यिक सफर। सर, अभी तक लगभग टोटल कितनी पुस्तकें आपकी निकली? पुस्तकें मेरी लगभग 10 किताबें मेरी पर्सनल हैं, और लगभग 15 से ज़्यादा 16 या 17 किताबें जो साझा संग्रह हैं वो अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। अच्छा। अभी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, आपने वकालत भी जैसे आपने बताया की, तो कितने साल, 9-10 साल आपने वकालत की, तो वकालत का काम फिर क्यों छोड़ा? हाँ, मैं 2005 से मैंने कोर्ट में बैठना शुरू किया था। अच्छा। और वहाँ से लगभग मैं 15 या 16 तक वहाँ बैठा हूँ कोर्ट में। सिविल कोर्ट में मैं पहले हमारे एडवोकेट मनमोहन सिंह जी, वो हमारे गुरुजी, उनके साथ मैंने काम किया। लगभग 10-12 साल काम किया उनके साथ रहकर। फिर 1-2 साल अलग भी रह करके काम किया, हमारे साथी हैं उनके साथ में। तो लेकिन थोड़ा सा मन जो है वहाँ नहीं जम पाया, क्योंकि देखिए वो वकालत का पैसा थोड़ा अलग तरह का पैसा है। वहाँ बिना झूठ बोले आप कोई कार्य नहीं कर सकते। और संभवतः जब तक मैं दूसरे के साथ रहा तो वो कार्य उन्होंने ही करना होता था, मुझे जो बता दिया मैं वही कार्य करता था। लेकिन फिर चूंकि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे वहाँ झूठ भी बोलना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, और वो कार्य में मैं आपको बताऊँ नहीं कर पाया। और मैंने फिर 2015 या 16 के स्टार्टिंग में ये मतलब ये छोड़ के, क्योंकि मैं एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ, 10वीं तक मेरा अपना स्कूल है गाँव में। तो मैंने पूरा ध्यान वहाँ लगाया। और फिर मैं
बस थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ मेरा चला गया ध्यान, तो मैं तो आपने कथा वाचनी शुरू कर दी। जी 2017 में, हाँ, मैं भागवत कथा के रूप में ये सुंदरकांड, रामायण का पाठ, ये तो मैं पहले से ही करता था। अच्छा। ये चलता रहता था, भजन कीर्तन वगैरह जो है। अच्छा। मैंने करीब 15 साल जागरण किए, पहले जागरण का, हाँ जी, जागरण पार्टी इस क्षेत्र में नहीं होती थी तो मैं जागरण का काम किया करता था उस समय। तो अभी मैं 2017 से मैंने भागवत कथा का कार्य प्रारंभ किया। मैं करता रहता हूँ, कोई विदाउट डोनेशन मेरा कार्यक्रम रहता है। अच्छा। किसी तरह का कोई उसमें वो नहीं होता कि भाई कोई तय करके हम लोग जाते हैं, नहीं, अब केवल धर्म प्रचार के लिए मैं ये कार्य करता हूँ। अच्छा, तो सर थोड़ा हम ये जानेंगे, जैसा आप सैनी समाज से आते हो और अभी हमने पिछले दिनों एक मुद्दा देखा यूपी का, उसमें जो मतलब वो ब्राह्मण समाज से नहीं आ रहा था व्यक्ति और वो वहाँ पे भागवत कथा कर रहा था। तो भागवत कथा करने पर उसका बाल मुंडवा दिए थे ऊपर से, जी जी, और पेशाब भी करा गया उसके ऊपर, ऐसे उस आरोप लगाए गए। वो गलत बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप ग्रंथ अपने पढ़ते हैं, ये कुछ लोगों के जो समाज के गिरे हुए लोग हैं उनका कार्य होता है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि देखो, अगर कोई भी धार्मिक कार्य है, कोई व्यक्ति विद्वान, कोई पंडित नहीं विद्वान होता। अच्छा। मैं आपको बताऊं, एक ब्राह्मण के घर आप पैदा हुए, लेकिन आप जो है नशा करते हैं, आप जो है चरित्रहीन हैं, तो आप विद्वान कैसे हो जाओगे? एक व्यक्ति वाल्मीकि के घर में पैदा हुआ और वो भगवान राम की रामायण लिखता, वाल्मीकि के नाम से मशहूर हो जाते हैं, तो विद्वान वो है या वो ब्राह्मण का पुत्र विद्वान है? ये कुछ लोगों की धारणाएं हैं, ये धारणाएं गलत हैं, पाखंडवाद इसे ही कहा जाता है। और मैं इस पर कटाक्ष करता हूं बिल्कुल पूरी तरह आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, कोई भी वो व्यक्ति जो अपने आप ज्ञान समेटे हुए है, वो अपने ज्ञान को अगर बांचने का काम करता है तो कोई बुरा काम नहीं है, क्योंकि वो समाज के लिए ही कर रहा है। अच्छा। लेकिन अगर वो गलत बात कहता है, वो चाहे किसी दूसरे समाज का व्यक्ति है या ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, तो वो गलत बात अगर वो कहता है तो गलत है। गलत का कोई भी वो नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी सर आप वकील भी हो और समाज में एक मतलब कि साहित्यकार भी हो, बहुत सारी चीज़ों में कथावाचक भी हो, तो एक अभी पिक्चर आई जिसका नाम उन्होंने घूसखोर पंडित रखा, जबकि उसमें जो कलाकार है वो भी पंडित ही है और जो उसके निर्देशक है, डायरेक्टर है, वो भी पंडित ही है। उस पर काफी बवाल भी हो रहा। मैं आपको बताऊं, तो ये घूसखोर पंडित नहीं, मतलब एक बिरादरी को टारगेट करके जो लिया, इस पे क्या आपका क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, देखो ये जो फिल्म सिटी है, मैं आपको बताऊं, आप लोग को थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। अच्छा। ये जो फिल्म सिटी है, वास्तव में फिल्म सिटी के अंदर वो सब होता है जो सनातन संस्कृति को मिटाने का काम करती है। अच्छा। ये फिल्म सिटी वास्तव में यही, वहाँ हमारे हिंदू लोग भी काम करते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता वहाँ, हमारे नहीं, अभी मतलब जो वो डायरेक्टर है, उसके फिल्म के जो निर्देशक है और उसके हीरो है, वो पंडित ही है वे दोनों। देखिए, पंडित शब्द ऐसा शब्द है, पंडित को लेकर के ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये गलत है। अच्छा, ये उन्हें करना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए, अगर मैं पंडित हूँ सपोज करो, तो लोग मुझे पंडित ही कहेंगे ना। हाँ। कि भाई ये पंडित जी हैं। हाँ। कहते कि नहीं कहते, सम्मान के साथ कहते हैं पंडित जी। लेकिन अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो वो चाहे पंडित है चाहे कोई दूसरे समाज का आदमी है, वो बात। और वो तो एक फिल्म है। हाँ। उसमें केवल ये नहीं है कि भाई पंडित वो, यहाँ मैं आपको जो पहले बात कही है वो ही है, क्योंकि ये विषय ही ऐसे छांटते हैं। अच्छा। क्या घूसखोर पंडित ही हो सकता है? घूसखोर तो कोई दूसरे समाज का लोग भी हो सकता है। तो उसके नाम पर भी तो हो सकता है। तो पंडित के ऊपर क्यों फिल्म बनाई गई? हाँ, तो मतलब गलत है ये बिल्कुल। और जो विरोध कर रहे हैं वो ठीक है, वो भी गलत है। देखिए ऐसा ना, बात ये है कि पहले तो बात ये है कि ये कार्य ही होना नहीं चाहिए था। अच्छा। लेकिन अगर कार्य हुआ तो उसे जो है गहनता के साथ उसकी जांच की जानी चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये इसके अंदर, चूंकि वो मैंने फिल्म देखी नहीं है। हाँ। भाई अगर मैं देखूंगा तो देखने के बाद ही कंप्लीट बता सकता हूँ कि उसमें क्या है, फिल्म में क्या नहीं है। तो बाकी मैंने वो फिल्म अभी देखी नहीं है क्या है उसमें। लेकिन सबसे पहली बात मैं इस पर यही बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह के नाम से कोई फिल्म आनी ही नहीं चाहिए, सेंसर बोर्ड को पास ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ होता यही है, उल्टा होता है। चलिए सर, एक मुद्दा और हमारे पास है, क्योंकि हम सभी मुद्दों पे आपसे इस वजह से चर्चा करें क्योंकि आप सामाजिक व्यक्ति भी हो, समाज का भी कार्य करते हो, अपने समाज का भी करते हो, सर्व समाज का भी करते हो। अभी आपने बताया कि आपने एक कुंजा बहादुरपुर की जो इतिहास, जो क्रांति शुरू हुई सबसे पहले, उसमें किताब में लिखा। मेरा सवाल ये है सर कि जो ये बिरादरीवाद जो है, मतलब कि आजकल बहुत ज़्यादा बिरादरी में बट गए हैं समाज, अपनी अपनी बिरादरी की बात करने लगे हैं। सैनी है सैनी की बात कर रहा, एससी है एससी की बात कर रहा, गुज्जर है गुज्जर की बात कर रहा, जाट है जाट की बात कर रहा। अभी एक भीम आर्मी नाम से एक संगठन है जो वो एससी समाज की चमारों की बात करता है। तो ये बिरादरी की बात करना कहाँ तक उचित है, या समाज में होनी चाहिए बात? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। वास्तव में मैं आपको बताऊं, हम सनातन धर्म के लोग हैं,
कि जितने भी ये नाम आपने लिए सब सनातन संस्कृति के लोग हैं। बिल्कुल। और सनातन संस्कृति को बांटने के लिए जात पात का फंडा आया था, मैं आपको बताऊं। अच्छा। वर्ण व्यवस्था की बात हम करते हैं, वर्ण व्यवस्था एक अलग विषय है, जाति व्यवस्था एक अलग विषय है, दोनों विषय बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। अच्छा। वर्ण व्यवस्था अलग होती थी, हमारे जो वेद है, वेद के अंदर वर्ण व्यवस्था दी गई थी, जो आदमी जिस तरह का काम करता था उसे उसी श्रेणी में रखा गया। एक बात बताइए, क्या उस समय जो बलवान होता था केवल ब्राह्मण ही ज्ञान का काम नहीं करते थे? उस समय ब्राह्मण ऐसे भी हुए जो शरीर से तंदुरुस्त होता था, वो मतलब जाति तो ब्राह्मण है लेकिन शरीर में तंदुरुस्त है, तो लड़ने के लिए जाता था तलवार हाथ में लेकर के, वो ब्राह्मण भी जाता था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो वो उस समय की जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वो थोड़ा अलग तरह की थी। लेकिन आज जाति व्यवस्था, अब जाति व्यवस्था में बांट करके पूरे समाज को अलग करने का, जैसे अंग्रेजों की राजनीति थी ना कि भाई फूट डालो राज करो, ये हम लोगों को जाति में बांट करके राज करने का एक अलग से ही, आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर, आप अफगानिस्तान, तालिबान, अब तिब्बत, भूटान, ये सारे, नेपाल, श्रीलंका, ये सब किसके अंग थे? ये सब भारत के अंग थे। ये धीरे धीरे करके कट गए। आज केवल हिंदू राष्ट्र, हिंदू की बात करते हैं तो कहाँ है हिंदू? और दूसरे देशों में इंडोनेशिया पूरा हिंदुओं का था, कंबोडिया पूरा हिंदुओं का था, कहाँ है आज? हिंदू समाज कहाँ रह गया? हिंदू समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। ये किसी तरह से इन्हें बांटा जाए, जातियों में बांटा जाए, अलग अलग इन्हें किया जाए, क्योंकि ये मेरे हाथ की ये 5 उंगलियां हैं। अगर आप इन्हें इकट्ठा करके ऐसा करेंगे तो आप इस हाथ को मोड़ने में सक्षम नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर ये ऐसे होंगे तो अकेले अकेले उंगली को मोड़ दोगे आप, तुरंत एकदम से मोड़ दोगे। तो यही एक पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई इस समाज को कैसे कमजोर किया जा, जाति में बांट करके कमजोर किया जा, किसी दूसरे नाम पर कमजोर किया जा। अभी आप लोग, मैं एक चीज देख रहा था अभी पिछले दिनों, मेरे सामने आई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कुछ लोग अपने शादी के कार्ड में गणेश जी के चित्र लगाते हैं, हम भी लगाते थे, लेकिन मैंने ये अभी हमने शादी की तो हमने गणेश जी का चित्र इसलिए नहीं लगाया कि भाई लोग इसे कार्ड को कहीं भी फेंक देते हैं। बिल्कुल। उसकी कोई मान्यता नहीं रहती। शादी होने के बाद कोई इधर उधर डाल देते हैं, फिर कोई पैर में भी लग जाता है। एक तरफ तो उन्हें अपने आराध्य मानते हैं, एक तरफ वो हमारे पैरों में लगते फिरते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अखबारों में भी ये चित्र वगैरह नहीं छपने चाहिए। राम जी के, भगवान के जितने चित्र हैं ये अखबार में नहीं छपने चाहिए, ये कहीं नहीं छपने चाहिए, किसी चीज पर नहीं छपने चाहिए, फोटो भी नहीं खींचने चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो केवल एक लिमिटेड, आप उसका मतलब जो है केवल ऐसे, अगर आप उसे रखने में सक्षम है तो होना चाहिए, नहीं तो नहीं। कारण उसका ये है, अब अभी मैं देख रहा था ना, अभी शादी का कार्ड आया मेरे पास, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, लोगों ने महात्मा बुद्ध का फोटो लगाना शुरू कर दिया। जो बौद्ध अनुयायी हैं, भाई बौद्ध कहाँ से आया? बौद्ध भी तो हिंदू धर्म का एक अंग है, आप लोग क्यों नहीं मानते उस चीज को? लेकिन ये एक साजिश है सनातन धर्म को कमजोर करने की। अच्छा। और सनातन धर्म इससे कमजोर हो रहा है। अच्छा। अगर सनातन धर्म कमजोर होगा तो हम कमजोर होंगे, पूरा धर्म कमजोर होगा, हर व्यक्ति कमजोर होगा। और आने वाला समय कैसा होगा मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता, मैं कुछ बताने में सक्षम नहीं हूँ। तो आप सब लोग समझदार हैं। बस सर, मुझे लगे आप थोड़ा जल्दी में हो। बस एक लास्ट सवाल है जी। अभी आपने हिंदू समाज को इकट्ठा रहने की बात करी है और जातियों में बांट के विभाजन की बात करी है। अभी हमने देखा कोट द्वार का एक मुद्दा, जो एक मुस्लिम का दुकान का नाम बदलने का विवाद हुआ कोट द्वार में, और एक हिंदू भाई सामने आया, उसने अपने आप को बताया कि मोहम्मद दीपक मेरा नाम है, और उसने बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे उन्हें पीछे धकेलने का काम करा। उस पर काफी विवाद हुआ और फिर उसके समर्थन में आगे बहुत सारे लोग खड़े हो गए। जी जी। तो ये मुद्दे को कैसे देखते हो आप? ये देखिए वो अलग विषय है थोड़ा सा। होता क्या है कि कई बार हमारे आसपास रहने वाले, चूंकि देखिए मुस्लिम कम्युनिटी आजाद, ये तो उस समय जब देश आजाद हुआ था या तो उस समय मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाता। अच्छा। लेकिन आज अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति पिछले 25 साल से वहां रह रहा है, हाँ, आप इस बात को अन्यथा ना ले, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति अब से 25 साल पहले, यानी अब से 2 साल पहले, वो बजरंग दल के लोग कहाँ थे? बिल्कुल ये बात सही। वो बजरंग दल के लोग कहाँ थे? वो 25 साल से दुकान है, 15 साल से दुकान होगी, 10 साल से होगी ना वो दुकान, बाबा लिख रखा उसने। और बाबा तो किसी लिए, बाबा फरीद का भी तो नाम है, फरीद ने बाबा लिखा अपने नाम के आगे। ये तो एक इन बजरंग दल, मैं बजरंग दल का भी सदस्य रहा हूँ, मैंने बजरंग दल में सन 90 में काम किया। अच्छा। और हरिद्वार जिले के अंदर डंका बजाया हम लोगों ने बजरंग दल के नाम से। अच्छा। लेकिन आज जो ये बजरंग दल वाले हैं ना, मैं मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। हाँ। कि भाई मैं उनका विरोध कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन उन लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई अब से 2 साल पहले आप कहाँ थे जब उसने बाबा कला था उसे लिखा था आपने, तभी विरोध करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आज लिख रखा है तो उस उसी विषय को बैठ करके आराम से बात करके भी सुलझाया जा सकता है। ऐसा कोई विषय नहीं हो सकता। आप उसे निकाल लोगे कैसे वहां से? आप एक बात बताइए, आपने चलो आपने उसे कहा, उसने बाबा की जगह कुछ और नाम लिख लिया, लेकिन वो रहेगा तो वहीं। बिल्कुल। आप कैसे निकाल दोगे उसे वहां से? आप उसे निकाल नहीं सकते ना।
तो हम लोगों को वो कार्य करना चाहिए जो सामाजिक कार्य हो। देखिए, मैं बाबा कलाथ वाले जो हैं, जो मुस्लिम हैं, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा इस बात में, इस बात को लेकर के, लेकिन एक जो सच्चाई है, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम सब लोगों को। तो बस मैं ये जानना चाह रहा था, जो मोहम्मद दीपक ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, तो वो देखिए, ये तो उसकी मेंटलिटी है कि उसे मोहम्मद दीपक नहीं कहना चाहिए था अपना नाम। उसे कहता मैं दीपक हूँ। मोहम्मद दीपक का कोई मतलब नहीं होता। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम अपने नाम के सामने मोहम्मद क्यों लगाएंगे? अच्छा, वो लेकिन जब देश की आज़ादी लड़ाई, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देश की आज़ादी थी, उससे पहले अभी मैंने सबसे पहली किताब लिखी थी शहीद सरदार उधम सिंह की। अच्छा, शहीद उधम सिंह जी को जब वहाँ जनरल ओडवायर को गोली मारने के बाद पकड़ा गया, तो उसे उसका जज ने नाम पूछा था। हाँ, तो उसने भी अपने नाम के सामने मोहम्मद लगाया। अच्छा, उसने भी मोहम्मद लगाया था। अच्छा जी, क्यों? मोहम्मद उधम सिंह आज़ाद करके उसने अपना नाम बताया। क्यों? क्योंकि उस समय देश को आज़ाद करने की लड़ाई चल रही थी। सब हिंदू मुसलमान एक होकर के देश को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा, वो समय अलग था। आज समय बिल्कुल विपरीत है। आज देश आज़ाद हो गया है भाई। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए पाकिस्तान अलग से दे दिया गया था, लेकिन फिर भी हमारे कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ रखा, वो यहाँ रह रहे हैं। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है भाई, आप लोग प्रेम के साथ यहाँ रहो, हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति तो है नहीं। वो हमें नहीं निकाल सकते, हम उन्हें निकाल सकते। अगर किसी के मन में ये संशय हो कि साहब ये मुसलमान अभी जैसे उनकी जनरेशन बढ़ रही है, उस बात को लेकर के वो हमें इस देश से बाहर कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। ये सनातन है। सनातन को कोई समाप्त नहीं कर पाया। सनातन वो जो सदा सदा से चलाया, सदा सदा रहेगा, वही सनातन है। सनातन कभी समाप्त नहीं होगा, किसी मुस्लिम कम्युनिटी पर समाप्त नहीं होगा, किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी पर समाप्त नहीं होगा। और जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, हमारे सनातन संस्कृति के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई जब ये यहाँ रह रहे हैं तो उनके साथ एक प्रेम भाव हमारा बना रहे, क्योंकि हम उन्हें निकाल नहीं सकते यहाँ से। ऐसा कोई कानून नहीं है जो हम उन्हें निकाल दें यहाँ से। तो इसलिए जब हमें रहना ही साथ है, तो फिर ऐसा कोई विवाद खड़ा ना करें जिससे मतलब जो है क्षेत्र में, हमारे पड़ोस में या कहीं इस तरह की घृणात्मक कार्रवाई हो। ये गलत है, मैं ऐसे बिल्कुल गलत करार देता हूँ। तो सर, आपसे वैसे तो काफ़ी बात हमें करनी थी, मगर आप भी थोड़ा जल्दी में, और आज हम फिर कभी बैठेंगे, कभी बात करेंगे। बस चलते चलते हम आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं, जैसा आपने इतनी सारी कविता लिखी, साहित्यकारों के लिए कुछ संदेश अगर आप देना चाहो हमारे। हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत, मैं तो छोटा सा साहित्यकार हूँ, उनके लिए मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ लिखें जो हमारे समाज को जागृत करने का काम करता हो। हमारी जो आने वाली जनरेशन है, एक जो हमारी बालिकाएं हैं विशेष करके, जैसा सरकार भी बेटी बचाओ का नारा देती है, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और आप अपने मतलब जो है कलम के माध्यम से आप ऐसा लिखने का प्रयास करें ताकि समाज में एक अलग ही मैसेज जा। मैंने देखा कुछ साहित्यकार हमारे कवि हैं, जो कुछ लोग जो हैं कवि वो करते हैं, मतलब कविता पाठ करते हैं, केवल उनका वो पैसा कमाने के उद्देश्य से वो एक मनोरंजन का साधन उसे बना देते हैं। अच्छा, तो वो ठीक बात है, उनकी थिंकिंग है अपनी, सब अपने अपने तरह के लोग हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे साहित्यिक लोग हैं, जो साहित्यकार हमारे हैं, वो समाज के एक प्रेरणा बने। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता है जो जिसे सब लोग पढ़ते हैं, है ना, वो बहुत ही सिंपल कविता और बहुत ही बढ़िया कविता, लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो ऐसी ऐसी कविताएं, एक मैं बचपन में पढ़ा करता था, एक कविता जब हम होते थे, आजकल साहित्य में भी अलग थलग हो गया, तो पुष्प को लेकर के, पुष्प की अभिलाषा करके एक कविता आती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की मैंने भी बहुत सारी कविताएं लिखने का प्रयास किया ताकि इससे समाज के अंदर एक जागृति जा, हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर जागृति जा। विशेष करके जो आज जो मोबाइल का जो चल रहा है ना मामला, सोशल मीडिया का, इससे हमारे बच्चों का ध्यान कैसे हटे, ऐसी कुछ चीज़ें हम लेकर के समाज के सामने आए तो साहित्यिक रूप से, तो हमारा ये कारगर होगा लिखना, नहीं तो उसके कोई मायने ही नहीं लगता मुझे। तो ये सब है, तो कुछ लिखें तो कुछ अच्छा लिखें। अच्छा लिखें। जी। तो दोस्तों, संजय सैनी जी हमारे साथ में थे, तेलपुरा गांव से हैं और रुड़की में भी इनका निवास स्थान है। वकालत भी ये रुड़की में कर चुके हैं, और बहुत ही बेबाकी से संजय जी ने सभी विषयों पर अपने विचार रखे, और हम इनसे बड़ा एक पॉडकास्ट हम करेंगे सर आपके साथ आराम से बैठ के, तो लंबा पॉडकास्ट होगा जिस पर काफ़ी विषयों पर आपसे चर्चा की जा सकती है। तो आप दोस्तों क्या समझते हो, इनके जो इन्होंने जानकारी दी, जो इन्होंने विचार रखे, उसके विषय में जो भी आप समझते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार।